हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देख रहे हैं। हमने प्राइमरी को देखा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी के सेक्टर क्या है और टर्सरी एक्टिविटी के सेक्टर क्या है, कैसे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक हमने छोटी सी प्रैक्टिस के माध्यम से हमने इन सबको जानने का प्रयास किया। क्लियर है। और हमने देखा कि भाई प्राइमरी क्षेत्र क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। इसके माध्यम से हमने जान लिया था कि कौन कौन से क्षेत्र है। इतना हमने देख लिया बेटा। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें जितना हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, कोई भी अगर डाउट किसी प्रकार का आपको है, कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, क्या लगता है सर ये प्राइमरी में क्यों है, सेकेंडरी में क्यों नहीं है, ऐसा संबंधित कोई डाउट है, फटाफट आप 30 सेकंड में एक अखबार आप इसको लिखिए, ओवरव्यू करिए, फिर आगे बढ़ जाए। अब आप देखिए, इतना हम लोग देख चुके हैं, बात कर चुके हैं और हम तीनों क्षेत्र का कंपैरिजन कर रहे थे और हम इसका योगफल तक हम लोग देख चुके थे। अब हम योगफल से आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना होगा कि ये एक सावधानी बरतने की जरूरत है। कैसे सावधानी की जरूरत है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं होती है। आपने क्या बेची है, इन सब हम लोगों को क्या करना है, केवल अंतिम वस्तुओं की गणना करनी होती है। इसकी अंतिम वस्तु, अगर हम अंतिम वस्तु की गणना कर देंगे उसमें मध्यवर्ती और जो आपके प्रारंभिक वस्तु दोनों आ जाएंगे। कह रहे सर कुछ बात समझ नहीं आई, मजा नहीं आया, समझाओ थोड़ा सा। समझिए, आपने गेहूं उगाए, गेहूं को आपने 10 रुपए किलो बेचा, वो जिसने खरीदा उसका आटा बनाया और आटा बनाकर उसने उसको 20 रुपए किलो बेच दिया। अब है तो गेहूं ही, तो जो 20 रुपए में बिका उसमें 10 रुपए की मूल्य पहले से ऐड है, 10 रुपए और ऐड हो गए तो 20 का हुआ ना। अब वो किसी आटा बिस्कुट को, जो फैक्ट्री है उसको, कंपनी को बेच देता है। अब आटा वाले उसको बिस्किट बनाते हैं और वो एक बिस्किट 20 रुपए की जगह 100 रुपए में बिकता है। तो उसमें प्राइमरी जो प्राथमिक मूल्य था, द्वितीयक मूल्य और जो अंतिम वस्तु क्या बनी, बिस्कुट बनाना, फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तु क्या बनी, फाइनल गुड्स जो बनाया वो आपका बिस्किट बनाए। तो बिस्किट में दोनों मूल्य हैं, पहला वाला 10 और दूसरा वाला भी 10। अब या तो आप इन तीनों को कैलकुलेट करें, फिर इन तीनों को कैलकुलेट करके उसमें से आपका माइनस कीजिए, तब आपको एक्चुअल काउंटिंग आएगी, फिगर आएगी। या आप एक काम करिए, पहले दो को ऐड ही मत कीजिए, फाइनल गुड को ऐड कीजिए। भैया लास्ट में कितने का बिक रहा है, हम कहते हैं ना फाइनल रेट बताओ कितना है। अब वो कहते हैं कि यार मैंने वस्तु 20 रुपए की ली, 10 रुपए इसमें एक्साइज ड्यूटी लगा, 20 रुपए इसमें ट्रांसपोर्ट लगा, ये इसमें लेबर कॉस्ट लगी, यहाँ उतारने का इतना पैसा लगा, मैंने ये टैक्स भरा, ये टैक्स भरा। तो हम कहते हैं भाई इतनी कहानी मत सुना, तू फाइनल बोल कितने पैसे देने। वो कहता है भाई इसके तुम्हें 35 रुपए 40 रुपए देने हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूं, हमको फालतू बीच में नहीं पढ़ना है, हमको केवल फाइनल जो रेट्स हैं, जो गुड्स के अंतिम वस्तु के मूल्य पर पहुंचना है। और अंतिम वस्तु का जो मूल्य का रेट है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, कट है। वो क्लियर कट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिंपल क्लियर कट वो है जो हमने 100 रुपए के लास्ट में बिस्कुट बेचा है। तो हमको हमेशा काउंटिंग करते हुए केवल अंतिम वस्तु का मूल्य की गणना करना ही औचित्य है, इसी को हमको गणना करनी। एक किसान किसी आटा मिल में 20 रुपए किलोग्राम गेहूं दर से बेचता है। मिल मालिक उसको पिसवा कर 25 रुपए किलो दर से बेच देता है और बिस्कुट आटा कंपनी के साथ चीज, तेल, गुड़ जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाता है और प्रत्येक पैकेट को 20 रुपए प्रति हिसाब से, यानी कि 80 रुपए के पैकेट में बेच देता है। अतः अंतिम उत्पाद जो वस्तु के उत्पादन तक पहुंचा है, तो फाइनली कितने की बिकी, 80 रुपए की। तो हम क्या ऐड नहीं करेंगे, हम आपका इसमें ये वाले 20 और ये वाले 25 को ऐड नहीं करेंगे। हम अंतिम रूप से जो 80 रुपए हैं, इन 80 रुपए को ही ऐड कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंतिम जो वस्तु है, वो अंतिम वस्तु का मीनिंग आपको क्लियर है। भाई अंतिम वस्तु का जो मीनिंग है वो क्या है।
केवल अंतिम वस्तु की गणना क्यों की जाती है? केवल हम फाइनल गुड्स पे ही क्यों काउंटिंग कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? उदाहरण के लिए अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। भाई गेहूं और आटा मध्यवर्ती हुई, फाइनल तो बिस्कुट ही मिला, तो मध्य वस्तुएं और अंतिम वस्तु से निर्मित में इस्तेमाल की जाती हैं, तो अंतिम वस्तुओं की मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, क्योंकि जो फाइनल गुड्स है उसमें आपका जो प्राथमिक मूल्य है और जो आपका मध्यवर्ती मूल्य है वो फाइनल गुड्स में वो सब शामिल है। अब जैसे 80 रुपए के बिस्किट में आपका 20 रुपए आटे के भी, उसके गेहूं के भी ऐड है और 25 रुपए आटे की भी ऐड है, तो 45 रुपए तो ऑलरेडी 80 में पहले ही 45 रुपीज ऐड है, तो इसलिए हम इस 45 को लेकर इस 80 को लेंगे। अगर आप ऐसे लेते हैं तो 35 ये भाई जो उसमें से पहले से ये इतने ऐड है और कितने फालतू बढ़ा दिए गए 35, तो फिर हमको 35 गुणा आपको 45 करके 80 रुपीज इसका आंसर बनाना पड़ता। तो इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि भैया हम जो फाइनल गुड्स की रेट्स है हम उसी को ही ये ध्यान रखें, जो फाइनल गुड्स है उसी की कीमत को हम ध्यान रखें, मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं मीडिएटरशिप की बीच की चीजें हम उनको याद ना रखें या ना उनको दें, उस हिसाब से हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पहले से ही आटे का मूल्य 25 रुपए शामिल है, इस प्रकार सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। गेहूं आटे का मूल्य की अलग अलग गणना उचित करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, फिर अंतिम वस्तु और बिस्किट के रूप में ये गणना आपके करते हैं और इनको गणना को हम किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित और अंतिम वस्तुओं और सेवा का मूल्य उस वस्तु के क्षेत्र की तुलना की जानकारी प्रदान करता है। तीनों भाग के उत्पादन के योग को हम देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सैग है यानी कि जीडीपी कहते हैं। अब आप जीडीपी की परिभाषा देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिखनी भी है। किसी वर्ष विशेष में 2018, 17, 19, 20, 25 कोई भी वर्ग विशेष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य, ध्यान दीजिए, अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य उस वर्ष क्षेत्र में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और इन तीनों क्षेत्र के उत्पादन के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहा जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की मांग जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो जो जीडीपी है, सैग है, आप वो देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद, ये मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग की सहायता से वस्तु और सेवा के कुल संख्या और कुल मूल्य की संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, जीडीपी का अनुमान लगाते हैं, और जीडीपी का जो अनुमान है उस अनुमान को भी हम लोग आपका देखते हैं कि आखिर में यह अनुमान। जीडीपी में ऐतिहासिक परिवर्तन को हम देखते हैं। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी रहा है। जैसा कि कृषि प्रणाली में परिवर्तन हो गया है, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया है, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा है। अब अनेक लोग एक दूसरे से कार्य करने लगे हैं, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लग गई है, क्रेता विक्रेता की गति अब कई गुना बढ़ गई है, और इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन और प्रशासक, सैन्य कार्य इत्यादि में जुड़े हैं, और इस प्रकार आस्था में अधिकांश उत्पादित प्राकृतिक थी जो प्राथमिक क्षेत्र से आती हैं। अधिकांश लोग इस क्षेत्र में रोजगार करते हैं, लंबे समय
100 वर्षों से अधिक के बाद भी विशेष निर्माण का जो दौर है उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो इस दौर को सारे को हम लोग देख रहे हैं। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। लंबे समय के बाद विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली प्रचलन का कारखाना अस्तित्व में आया और वहां उनका प्रहार होने लगा। लोग पहले खाते में काम करते थे, फिर अधिक लोग कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों को काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि इतिहास में पढ़ा है कि कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित लोगों का इस्तेमाल वह करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से ही द्वितीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण से अतिरिक्त समय में काम होने लगा और इसका अर्थ है कि द्वितीय क्षेत्र का महत्व में आपका परिवर्तन होता गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देश द्वितीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदल गए, बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी सेवा के क्षेत्र में नियोजित और विकसित सामान्य लक्षण आपका देखा। भारत में 3 क्षेत्रों का कुल उत्पादन रोजगार कितना होगा? विगत वर्षों में विकसित देश देखे गए और पैटर्न के समरूप भारत में भी उसका परिवर्तन हुआ। इसे अलग खंड में हम लोग आपका ऐसा हो गया, हम लोग इसको अलग खंड में आपका देखेंगे और इस पर हम लोग बात करें। भारत में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का सेक्टर किस प्रकार से इन्होंने उत्पादन किया है, कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में कितना लगा हुआ है, किस प्रकार की संरचना है, सब दिखाई देगी। तो भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र इनको देख रहे हैं। तो 3 क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सेवा को दिखाया गया है। 1973-74, 2013-14 के बीच की जो स्थिति है उनको हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? तो आप इसको एक बार देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ आपको डाटा मिलेगा। प्राथमिक क्षेत्र को, ये कलर है प्राथमिक क्षेत्र का, ये द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी क्षेत्र ही सबसे ज्यादा था। अब देखिए सर्विस सेक्टर बड़ी तेजी से बूम हुआ, इतना और इतना। तो एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हैं और इसके बीच का रेशो में यहां तक लगे हैं लोग आपका विनिर्माण। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है। तो ध्यान दीजिए, जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में रोजगार देने वाला सर्वाधिक जो अगर कोई क्षेत्र है तो वो क्षेत्र आपका क्या है? वो क्षेत्र आपका यही है, सबसे ज्यादा रोजगार। क्लियर है? आप उत्पादन के आधार पर आंकड़ों का आप उपयोग कर सकते हैं और इन उपयोगों के आंकड़ों को हम लोग देख सकते हैं। कितने कितने आंकड़े से सुनिश्चित किए गए हैं और दिखाए गए। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व हमको देख। वर्ष 1973-2014 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि विभिन्न क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। ऐसा नहीं केवल एक ही सेक्टर बढ़ा, नहीं, हर सेक्टर में बढ़िया 40 साल में वृद्धि हुई, 1973-74 से लेकर 2013। लेकिन सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा बूम किया। और आप अगर 13-14 से लेकर 2025-26 के ईयर को देखोगे या 24-25 के ईयर को देखोगे तो आपको एक असीम उन्नति आपको दिख, ऐसी है असीम उन्नति आपको दिख। वर्ष 2013-14 में भारत के प्राथमिक क्षेत्र का स्थापित किए हुए तृतीय क्षेत्र के रूप में सामान्य रूप से उभरे हैं। और भारत तृतीय क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी देश में अनेक सेवा जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक, तार, थाना, सेवा, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है और विकासशील देशों में
इन सेवाओं का प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा क्या होता है, सरकार द्वारा। क्लियर है? और हम इन सबको आपका देखते हैं। आप देखिए इस तरीके से वो सारी चीजों को हम लोग आपका इसमें एक एक करके गौर करके आपका देख रहे हैं। द्वितीयक कृषि और उद्योग से परिवहन, द्वितीयक कृषि उद्योग क्षेत्र में परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होना, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास होना जितना अधिक है, ऐसी सेवा की मांग ही उतनी अधिक होंगी। तृतीयक, जैसे जैसे आय बढ़ेगी, कुछ लोग सेवा क्षेत्र, रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि के प्रशिक्षण में शुरुआत करेंगे। आप नगरों और विशेष बड़े नगरों में धूर्त परिवर्तन को आप लोग देखें है। इन सारे परिवर्तन को आप बहुत अच्छे से झेलेंगे और देखेंगे। बात करें चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं में तीव्र परिवर्तन हो रहा है और नवीन सेवा जैसे इनके प्रसार के कुछ कारण भी बने। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र में सभी सेवाओं को समान रूप से समृद्धि नहीं हो। आप अगर देखें कि सर्विस सेक्टर के सारे सेक्टर प्रॉपर ही बेस पर बढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सब एक ही सेक्टर एक ही चीजों के रूप में आपका बढ़ रहे हैं या एक ही चीज जैसा आपका दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से नहीं। क्लियर है? भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करते हैं। एक और जिन सेवाओं की संख्या सीमित है, उनमें अत्यंत कुशल श्रमिक रोजगार मिला है। दूसरी ओर अत्यंत संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से आजीविका निर्वाह कर पा रहे हैं। वे इन सेवाओं में शामिल हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है। सेवा के कारण केवल कुछ भाग ही इसका महत्व बढ़ गया है और इनके बारे में आप अगले खंड में बड़े विस्तार से आपकी चर्चा और इन चर्चाओं को आप एक एक और बहुत अच्छे से हम बात करेंगे कि ये सेवा क्षेत्र, ये खंड क्षेत्र कैसे और किस प्रकार बढ़ा है, आप इसको देख सकते हैं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? नियोजित का मतलब है वो कहाँ पर लगे हैं जहां पर वो रोजगार पा रहे हैं। आलेख 2 में जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत की गई है। अगर आप सेकंड आलेख को देखोगे तो उसमें दिखाया गया प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हैं, सेकेंडरी में कितने लोग लगे हैं, टर्सरी में। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रों में बदलते महत्व को भी प्रत्यक्ष देखेंगे कि भाई 40 सालों में ऐसा जो प्रत्यक्ष क्षेत्र है महत्व है वो आपका बदल रहा है। आप देख सकते हैं प्राइमरी में पहले लोग 40% थे, सेकेंडरी में 50%, अब 100% लोग लगे हैं आपके सर्विस सेक्टर में। यानी कि ये पहला था 2073 में। अब क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर सुकड़ रहा है, इंडस्ट्री आपकी दुगनी हो गई है, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। लोगों का सर्विस सेक्टर की तरफ रुझान और महत्व बहुत ज्यादा। क्लियर है? महत्व और रुझान को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ठीक है? भारत के संदर्भ में यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जीडीपी में 3 क्षेत्रीय हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। रोजगार ऐसा नहीं हुआ है। आलेख 1978 में 2017-18 और 2023-24 में 3 परिवर्तन हुए हैं और दिखाए गए हैं और बड़ा ही नियोजित रहा है। और इन सबको हम लोग आपका क्लियर है? तो जहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का, आगे बढ़ जाएं। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार में एक क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ है? द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं है। अवधि में वस्तुओं का रोजगार उत्पादन में
3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय क्षेत्र में यह बात लागू होती है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में केवल 5 गुना ही कमी आई है। तो देखिए, हो सकता है नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो इफेक्ट जो हमारी इनकम है उसमें वो रिलेटिवली कुछ और चेंज हो पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो रिलेटिवली जो चेंज है वो आपको देखना है कि भाई वो रिलेटिवली चेंज क्या है। क्या वो मार्क्स लेवल का चेंज है या नॉर्मल चेंज है, जिस चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप फटाफट एक बार देख लीजिए, धैर्य दौड़ाइए पूरे इस पर कि भाई कितना कैसे हिस्सेदारी परिवर्तन हो रही है, कैसे कुछ परिवर्तन का दौर हम लोग झेल, क्या कुछ है एक बार इसको देख लिया। आगे बढ़ जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इतना आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, पूरा देख लीजिए। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो एक बार पूछिए, जितना आपने पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी जो आपका टर्सरी सेक्टर है यहाँ तक। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। घर जाके आप लोग उसका रिवीजन करिए, पढ़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।